अब मिड प्रिपरेशन के बीच में बंदा जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी को बदल के एनटीपीसी या एएलपी के ऊपर स्विच नहीं करेगा। रेलवे का सबसे हॉट टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के सामने आती हैं। पहला क्या कि एस्पिरेंट्स के मन में ये कन्फ्यूजन क्या कि हम कौन से पेपर के लिए अप्लाई करें, कौन साइज नोट्स प्रोवाइड करूँगा और उन सारे सोर्सेज को कवर करूँगा जो मैंने आपको बताया है। हेलो गाइज, वेलकम टू योर चैनल एनएक्सिस फेयर। मैं हूँ निखिल और जैसा आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ किसी भी रेलवे एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक सिंगल प्रैक्टिकल और कंप्लीट स्ट्रैटेजी के बारे में। देखो, आप बिगिनर हो या पहले से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पर अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो तो मामला फंस ही जाता है। आपका फोकस इधर उधर होता ही होता है। मैं भी ना 3-4 साल पहले कैमरे के उस तरफ ही था, एक एस्पिरेंट था, कंफ्यूज था, कैसे प्रिपेयर करूं, क्या करूं, कहाँ से करूं। इन सब में कभी कुछ ढंग की चीज़ें मिली, कभी नहीं मिली, पर टाइम बहुत वेस्ट हुआ। और इस बीतते वक्त के साथ मैंने खुद के लिए कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई जिससे मैंने रेलवे के ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स को क्रैक किया और अब भी जॉब कर रहा हूँ। देखो, आरआरबी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हमें इसकी सारी अनसर्टेनिटीज़ को समझना होगा और फिर प्रिपरेशन को आगे करना होगा। और इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आगे जो है वो सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर आई बेट तुम जब ये पूरा वीडियो देख लोगे ये वर्थ इट होगा तुम्हारे लिए। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या कि मैं इस वीडियो में आप सबके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहला है सिलेबस जानना हमारे लिए क्यों कंपलसरी है, क्यों आवश्यक है हमारा सिलेबस जानना। दूसरा है हमारे मेजर कंपटीशन कौन लोग हैं। तीसरा है सिलेबस का डिस्कशन। चौथा है हाउ टू कम्पीट, मीन्स हमारी क्या रणनीति और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अपने प्रिपरेशन के लिए। पांचवा है हाउ टू प्रिपेयर, सबसे इंपॉर्टेंट यही है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे क्या कि हमारे सोर्सेज क्या होने वाले हैं। छठा सबसे हॉट टॉपिक है आरआरबी का, नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि इस नॉर्मलाइजेशन के कारण मैंने बहुतों के सिलेक्शन होते भी देखे हैं और बहुतों के रुकते भी देखे हैं। छठा है हाउ विल आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद करने वाला हूं इस पूरे प्रिपरेशन की जर्नी में। मैं आपको क्या डिलीवर करूंगा और किस तरीके से डिलीवर करूंगा उस चीज़ के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसी के साथ हम अपने टॉपिक 1 पे आ चुके हैं। वाई नोइंग सिलेबस इज कंपल्सरी, सिलेबस जानना हमारे लिए इतना आवश्यक क्यों है। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसा क्या कि रेलवेज जो है वो अब अपने सारे एग्जाम को एनुअली लेने वाली है और वो पुरानी वाली पंचवर्षीय योजना शायद खत्म होने वाली है। और एस्पिरेंट्स भी जो हैं वो मल्टीपल रेलवे एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के सामने आती हैं। पहला क्या कि एस्पिरेंट्स के मन में ये कन्फ्यूजन क्या कि हम कौन से पेपर के लिए अप्लाई करें, और दूसरा लो वैकेंसीज। लो वैकेंसीज मतलब पिछले 4-5 साल पुराने अगर वैकेंसीज को हम देखें तो जितनी वैकेंसीज पहले आ रही थी उससे कंपैरेटिवली बहुत बहुत कम वैकेंसीज अब रिपोर्ट हो रही हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए हम समझते हैं क्या कि हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। चलिए देखते हैं। चलो अब कन्फ्यूजन और लो वैकेंसी वाले फैक्टर को हम एक एग्जाम्पल से कंसीडर करते हैं। एक ऐसे बंदे को कंसीडर करते हैं जो कि एएलपी, जेई और एनटीपीसी तीनों ही पेपर के लिए एलिजिबल था और उसने फॉर्म भी तीनों ही फिल कर दिया। पर अब कन्फ्यूजन ये है क्या कि कौन से एक वैकेंसी की प्रिपरेशन की जाए, मींस फोकस किस वैकेंसी पे रखा जाए। तो सपोज करते हैं क्या कि भाई ने फोकस जो है वो किस पे रख लिया, जेई के ऊपर कर लिया। तो जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। लेकिन हुआ क्या कि जेई में वैकेंसी यूजुअली कम रिपोर्ट हुई। अब आपको पता है क्या कि अगर वैकेंसीज अगर कम रिपोर्ट होती हैं तो सिलेक्शन के चांसेस जो है वो कम ही हो जाते हैं। अब मिड प्रिपरेशन के बीच में बंदा जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी को बदल के एनटीपीसी या एएलपी के ऊपर स्विच नहीं करेगा। और अगर बाई चांस अगर जेई में अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो ना ही एएलपी के रहे और ना ही एनटीपीसी के, मीन्स पूरा का पूरा साल बर्बाद। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है उस चीज़ को समझते हैं। सॉल्यूशन ये है कि हम सब्जेक्ट ओवरलैपिंग समझें। सब्जेक्ट ओवरलैपिंग समझें मीन्स कॉमन सब्जेक्ट्स को ढूंढें, कॉमन सब्जेक्ट्स को ढूंढें और कॉमन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन शुरू से करें। मीन्स कॉमन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जो है वो हम शुरू से करें।
स्टार्ट से प्रिपरेशन जो है वो कॉमन सब्जेक्ट की करें, और जब लास्ट 1.5 से 2 महीने के बीच में जब पेपर होने वाला हो तो अपना पूरा गियर शिफ्ट जो है वो उस पेपर के लिए ले आए। मीन्स पूरा फोकस जो है वो उस पर्टिकुलर पेपर के ऊपर ले आए। मतलब ये है कि हम फॉर्म भी सारे फिल करेंगे और तैयारी भी सब की कर रहे होंगे। चलिए, तो सब्जेक्ट ओवरलैपिंग को समझने से पहले हम ये समझते हैं क्या कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन लोग हैं, कौन है ये लोग। तो आपका कंपटीशन है किसके साथ, चलिए देखते हैं। आपका कंपटीशन है ओल्ड रेलवे एस्पिरेंट्स, जिन्हें इस बार एज रिलैक्सेशन मिला है। इस बार पेपर में ये लोग पूरा जान झोंकने वाले हैं क्योंकि ये सिचुएशन उनके लिए करो या मरो वाली है। दूसरा है एसएससी एस्पिरेंट्स। एसएससी एस्पिरेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊं क्या कि इनका सिलेबस जो है वो आपसे बिल्कुल मिलता जुलता ही है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उन्हें कम ही पढ़ना है इसमें। दूसरा कि इस बार सीजीएल का कट ऑफ जो है वो 150 नंबर था 200 में से, मीन्स 75%। तो अब देख लो, बिगिनर होते हुए तुम इन सब के साथ पेपर तो अपीयर हो सकते हो, पर जब हाई कट ऑफ देखोगे तो हालत वसूली भाई से कम नहीं होगी। अब बारी है सिलेबस डिस्कशन की, और ये है अपना रेलवे का पूरा सिलेबस। अगर आप इसमें नोटिस कर रहे होगे तो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो किसी भी रेलवे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और इसे ही हमें कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने की ज़रूरत है। मीन्स यही है वो सब्जेक्ट ओवरलैप। दूसरा है ट्रेड या टेक्निकल, जो कि जेई, टेक्नीशियन और एएलपी के लिए पूछा जाता है मेंस में, और ये रिस्की भी हैं। तो देखते हैं क्या कि इसे हमें कैसे कैसे कवर करना है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड और टेक्निकल की। ट्रेड और टेक्निकल के लिए स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए क्या कि हम वीक में 2 दिन 3 से 4 घंटा इस पे इन्वेस्ट करें, और जब हमारा प्री हो जाए तो इसके ऊपर पूरी तरीके से शिफ्ट कर जाएं। ये और जो ये कॉमन सब्जेक्ट्स थे, मीन्स सब्जेक्ट ओवरलैप वाले, इन्हें कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ने की ज़रूरत है। इन्हें हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ाई करेंगे, इनकी कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ाई करेंगे। अब ये कितना कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, मीन्स कितना कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि हम इसमें कितनी डेप्थ में जाएंगे, मीन्स हमारा डेप्थ कितना होना चाहिए। अब इस डेप्थ को डिसाइड करने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे कॉम्पिटिटर्स, जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, है ना, जो कॉम्पिटिटर थे हमारे, जो कॉम्पिटिटर हमारे कौन थे, जो हमारे कॉम्पिटिटर आरआरबी के स्टूडेंट्स, ओल्ड स्टूडेंट्स और एसएससी के एस्पिरेंट्स, इनकी डेप्थ कहाँ तक है, ये कितने जानते हैं। तो इस चीज़ तक हम जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। तो इसी के साथ हम आ जाते हैं अपने 4th टॉपिक के ऊपर, हाउ टू कम्पीट, मीन्स कम्पीट कैसे करें। देखिए, ये हम हैं एक बिगिनर जो एक बीज की तरह है, हम में बहुत सारी कमियां हैं, और ये है हमारे ओपोनेंट जो है एसएससी और ओल्ड रेलवे एस्पिरेंट्स, जो बहुत तगड़े हैं, जिन्होंने बहुत प्रिपरेशन कर रखी है। पर कमियां तो इनमें भी हैं, रावण में भी तो थी ना कमी, तो इनके अंदर भी कमियां हैं। उन कमियों को आइडेंटिफाई करके हमें एक क्लाइंबर बनना है, और इस क्लाइंबर की तरह हमें अगर उचित सपोर्ट मिले तो हम जो है वो बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। दैट इज हम सिलेक्शन ले सकते हैं। अब देखते हैं हम उन कमियों के बारे में, क्या कि हमारे ओपोनेंट की क्या कमियां हैं। देखिए, हमारे 2 ओपोनेंट हैं, एक है ओल्ड रेलवे एस्पिरेंट्स और दूसरे हैं एसएससी के एस्पिरेंट्स। पर अगर हम ध्यान से देखें तो ओल्ड रेलवे एस्पिरेंट्स एसएससी एस्पिरेंट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। मतलब पहले तो रेलवे के पेपर्स जो हैं वो तो 5 साल में एक बार हो रहे थे, तो वो भी तो तैयारी करते हुए एसएससी की ही तैयारी में आ गए। तो मेजरली हमें किसके ऊपर फोकस करना है, एसएससी एस्पिरेंट्स के ऊपर। तो अगर हम एसएससी एस्पिरेंट्स को देखें तो उनका मैथ्स जो है वो तगड़ा है, रीजनिंग तगड़ा है, और इंग्लिश उनके सिलेबस में है लेकिन यहाँ वो इंक्लूडेड नहीं है। और उनके अगर हम जीए पोर्शन के बारे में बात करें तो उसे मैक्सिमम स्टूडेंट या तो छोड़ देते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत कुछ एक पोर्शन करके जाते हैं। मीन्स वो हमारा टारगेट है, क्योंकि जीए वो करते नहीं है ढंग से, तो वो है हमारा टारगेट यहाँ पे। अब बात करते हैं न्यू रेलवे एस्पिरेंट्स या बिगिनर्स की। मैथ्स और रीजनिंग, इसमें हमें एक्यूरेसी भी बनानी है और कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स दोनों के ऊपर काम करना है।
मीन्स हमें 500 क्वेश्चन नहीं लगाने हैं जितना हमारे ओपोनेंट्स ने लगा लिया है, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। बट हमें ऐसे कुछ 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ढूंढने हैं जिसमें कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स दोनों का समावेश हो जाए। वैसे क्वेश्चंस देख के हमें प्रैक्टिस करना है और वो लगातार करना है। और तीसरी बात हो गई जीए की। जीए को हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि जीए हमारे ओपोनेंट का कमज़ोर है, तो हमें यहाँ पर अपने लिए एक एज बना के निकलना होगा। तो हमें जीए के ऊपर अपना स्पेशल फोकस रखना होगा। यहाँ से हम आ जाते हैं अपने 5th टॉपिक के ऊपर, हाउ टू प्रिपेयर। अब जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि 4 ऐसे सब्जेक्ट थे जो ओवरलैपिंग में थे या फिर कॉमन थे, जैसे थे मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीए। इन्हें देखना है हमें क्या कि कैसे कैसे करना है और कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो करना है। चलिए देखते हैं। मैथ्स को देखें अगर हम, तो मैथ्स में अर्थमेटिक और एडवांस जो होता है वो ज़्यादा इन पेपर्स में थ्योरम बेस्ड ही पूछा जाता है। तो इसमें हमें अपना लेवल एसएससी के लेवल पे लेके चलना है। तो हमें यहाँ पे सोर्सेज क्या क्या फॉलो कर रहे हैं। एडवांस के लिए हम सिर्फ थ्योरम बेस्ड जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी के और रेलवे के, ये हमें करना है। दूसरा आता है रीजनिंग भी हम एसएससी के लेवल पे ही लेके जाएंगे, जिसमें एनालॉजीज थोड़े बहुत डिफिकल्ट और वो पजल्स जो आते हैं वो सब थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जिसमें हम इसको सोर्सेज क्या क्या फॉलो करेंगे, एसएससी और रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, बस इतना ही। अब साइंस जो कि 20 से 25 नंबर का होता है, इसमें हम एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपना बेस बनाएंगे। चौथा है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में एंशिएंट भी है, मेडाइवल और मॉडर्न, इन सभी में हमें लूसेंट और प्रीवियस ईयर के साथ साथ स्टैंडर्ड एनसीईआरटी को भी फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर शिफ्ट हार्ड होगा तो पेपर यहीं से टफ बनना है, साइंस या फिर हिस्ट्री, यहीं से पेपर टफ बनता है। तो हार्ड शिफ्ट में हमें अगर एज लेना है तो हम यही करेंगे। आगे मैं वो बात नॉर्मलाइजेशन में डिस्कस करूंगा, पर मैं यहाँ भी आपको बता रहा हूँ। अब बात आती है पॉलिटी मेरे समझ से बहुत ही इजी होगा। पॉलिटी के लिए हम लूसेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिपेंड कर सकते हैं, इसमें बहुत इजी आता है, 3-4 या 2-3 क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी होता है। अब आते हैं ज्योग्राफी, और जो मेन फोकस होता है वो इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर ही होता है। इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर हम पहले लूसेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और देन आफ्टर जो है वो हम स्टैंडर्ड एनसीईआरटी के ऊपर, वही सेम बात, अगर पेपर टफ हुआ तो वो एनसीईआरटी पे लेके जाएंगे, तो हम उसे भी कर लेंगे। तीसरा सबसे लास्ट है आपका करंट अफेयर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। मेजर करंट अफेयर्स जो 500-600 वाले आते हैं ना करंट अफेयर यूट्यूब के ऊपर, मैंने भी वही किया था, 500-1000 का जो आता है वो वाला आपको देख लेना है। एक वीडियो 2 बार 3 बार आप देखोगे आपको याद हो जाएगी। और लास्टली अगर आप कर सकते हो, अगर हफ्ते बाय मतलब वीक बाय वीक अगर आप कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से आप स्पीडी फॉलो करो, उसमें जो है वो भी बहुत अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से दिया हुआ है, तो ये करना है हमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक नॉर्मलाइजेशन के बारे में। जैसा मैंने पहले भी कहा था क्या कि रेलवे का सबसे हॉट टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। देखो नॉर्मलाइजेशन जो है वो बहुत स्टूडेंट्स के लिए अभिशाप भी है और बहुतों के लिए वरदान भी है। ये चीज़ हमें समझना है क्या कि कब क्या है वो। देखो रेलवे में ना एब्रप्ट नॉर्मलाइजेशन बहुत होगा, मींस आप जब पेपर दे के आओगे ना तो नॉर्मलाइजेशन जब रिजल्ट आएगी तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और वहाँ उथल पुथल होगी रिजल्ट के ऊपर। इस चीज़ के बारे में देखो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम ईजी शिफ्ट के बारे में। देखो ईजी शिफ्ट में हमें नॉर्मलाइजेशन जो है वो बिल्कुल ना के बराबर देखने के लिए मिलेगा, मतलब उसका बेनिफिट जो है वो हमें बिल्कुल कम दिखेगा। तो फिर हमें करना क्या है, हमें जो है वो अपने अटेम्प्ट्स को बढ़ाना होगा, अटेम्प्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जीएस है, रीजनिंग है, मैथ्स है, ये सभी जो है वो बाकी शिफ्ट के कंपैरेटिवली आपके शिफ्ट में कम लेवल के आ जाएंगे, तो वो अपने आप बढ़ जाएगा। बट यहाँ पे एक डिसएडवांटेज आपको मिलने वाला है। वो क्या मिलने वाला है, क्या कि आप जो है वो अटेम्प्ट्स बढ़ाने के चक्कर में आप सिली मिस्टेक्स कराओगे, और सिली मिस्टेक जो है वो अगर आपने किया तो आप सिलेक्शन से दूर हो। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है कि हम सिली मिस्टेक ना करें, और दूसरा हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें नॉर्मलाइजेशन का जो है वो बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। मींस ना ही आपके इस हाथ में लड्डू है और ना ही आपके इस हाथ में लड्डू है। तो ये
इजी शिफ्ट वालों के लिए एक अभिशाप की तरह है, कभी कभी नंबर भी कम हो जाते हैं, ये भी मैंने देखा है। चलिए अब बात करते हैं हम टफ शिफ्ट के बारे में। देखो, टफ शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन के बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेंगे। दैट इज आपको 15-20 नंबर का एज यहां पर मिलेगा। लास्टली आपके स्कोर कार्ड में 15-20 नंबर आपके हार्ड शिफ्ट के कारण आपको नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे एक्स्ट्रा। बट यहां पे क्या डिसएडवांटेज है वो चीज समझो, यहां के डिसएडवांटेज के बारे में समझो। डिसएडवांटेज यहां पे क्या होता है, क्या कि एक पूरा पेपर का माहौल बना होता है। मींस 15 शिफ्ट निकल रहे हैं, 12 शिफ्ट निकल रहे हैं, तो उसमें एक पूरा माहौल बना रहता है। क्या कि बच्चे जो हैं वो कोई आपको बोलेगा क्या कि मैंने 75 अटेम्प्ट कर दिया, मैंने 80 अटेम्प्ट कर दिया, और आप टफ शिफ्ट में चले गए जहां पे 60 या 65 अटेम्प्ट करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। अब वहां पे एक माइंड सेट होता है क्या कि आप अब ज़्यादा अटेम्प्ट करने लगोगे, और इस ज़्यादा अटेम्प्ट करने में आपका डिसएडवांटेज ये होगा कि आप तुक्का लगाओगे, आप अननेसेसरी क्वेश्चंस पे अपना अटेम्प्ट बर्बाद करोगे, और इस अटेम्प्ट बर्बाद करने में ये तुक्के जो है वो आपके नंबर खा जाएंगे, और यहाँ से जो है वो आप फिर गलतियाँ करोगे। तो इन चीज़ों से आपको वहाँ पे बचना है। तो आपके लिए टफ शिफ्ट जो है वो वरदान साबित हो सकता है, बशर्ते आप जो है वो उस चीज़ में अपने माइंडसेट को ठीक करके रखो। अब देखो यहाँ पे जब टफ होगा पेपर, जब पेपर टफ होगा मीन्स टफ शिफ्ट। देखो यार, मेरा भी जो है वो टफ शिफ्ट में ही, मैंने अभी तक जितने भी पेपर दिए होपफुली मेरा सब में टफ शिफ्ट में ही आया, और उसके कारण मुझे बहुत एडवांटेज मिला है। देखो टफ शिफ्ट में क्या होता है कि मैथ्स और रीजनिंग जो है, जो मैथ्स और रीजनिंग है वो तो तुम्हारा मॉडरेट लेवल पे होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन हाई लेवल पे जाएंगे, कोई इशू नहीं है, उसे आप छोड़ सकते हो, लेकिन मैक्सिमम पेपर जो है वो मॉडरेट पे शिफ्ट करेगा मैथ्स और रीजनिंग में। लेकिन जीएस जो है, जीएस और जीए, इसे वो डालेंगे टॉप नॉच पे। अब ये टॉप नॉच क्या है? टॉप नॉच वो है जब आप लूसेंट से बाहर निकल जाते हो। लूसेंट से बाहर निकलते हो तो आप हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पे चले जाते हो, आप एनसीईआरटी को फॉलो करने लगते हो, तो वहां पे ये चले जाते हैं। तो ये शिफ्ट वहीं पे करते हैं, मीन साइंस के ऊपर और दूसरा जो है वो हिस्ट्री के ऊपर। तो हम वहां पे चले जाएंगे, हम उस चीज में शिफ्ट कर रहे हैं। तो हम अगर अपनी प्रिपरेशन को, जैसा मैंने बोला था क्या कि जीएस पे अगर हम ध्यान रखेंगे शुरू से, हमारा अगर स्पेशल फोकस अगर जीएस के ऊपर होगा, और अगर हम टफ शिफ्ट में आ जाते हैं तो हमें यहाँ पर इसमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। मुझे भी मिला था। तो इस वजह से हमें अपना फोकस हमेशा इस चीज़ पे रखना है। अटेम्प्ट्स बढ़ाने के ऊपर बिल्कुल नहीं रखना है क्या कि हम अपने अटेम्प्ट्स को ज़्यादा करें। हमें ये पता होना चाहिए क्या कि यार हम टफ शिफ्ट में आ गए हैं। मुझे भी पता चल जाता था क्या कि टफ शिफ्ट में हूँ, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से प्रिपेयर करना है। चलो देखते देखते हम अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं कि मैं आप सबकी मदद कैसे करने वाला हूँ। चलो बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री कवर कराऊंगा। मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या क्या सोर्सेज रखने वाले हैं ये सब मैंने आपको पहले बता दिया है। कौन साइज नोट्स प्रोवाइड करूंगा और उन सारे सोर्सेज को कवर करूंगा जो मैंने आपको बताया है। दूसरा जनरल साइंस, और जनरल साइंस में सबसे पहले फिजिक्स को कवर करूंगा। फिजिक्स में भी उन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा पहले जिसमें जो कि मतलब सबसे ज़्यादा टफ होता है, जैसे आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म नहीं मिलता है ढंग से कहीं पे भी, वो सारी चीज़ें। और थर्ड में आएंगे हम क्वांट के ऊपर। क्वांट मीन्स मैथ्स, तो मैथ्स के ऊपर आएंगे। अब देखो मैं मैथ्स में एकदम बेसिक वाली चीज़ों को नहीं जाऊंगा, मीन्स मैं बेसिक फंडामेंटल्स पे नहीं जाऊंगा। मैं इतना सोच के आपको बताऊंगा कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है। और जैसा मैंने आपको पहले कहा था क्या कि हम यहाँ पे वैसे 50-50 क्वेश्चन पकड़ने वाले हैं जो कि कॉन्सेप्ट्स भी दें और ट्रिक्स भी बताएं। मीन्स वैसा समावेश देखने के लिए मिले हमें, कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स का समावेश जिस क्वेश्चंस में देखने के लिए मिले वैसे क्वेश्चंस मैं पकड़ूंगा, तो वैसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। और हाँ, ये सारी चीज़ें साइड बाय साइड चल रही होंगी। ऐसा नहीं क्या कि पहले ये कवर करेंगे फिर ये और फिर वो, नहीं ऐसे नहीं। देखो इस पूरी जर्नी में मैं कैमरे के इस तरफ से तुम्हारी मदद करने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ क्या कि मेरे छोटे भाई बहन कैमरे के उस तरफ से मेरी मदद करें। और वो कैसे करेंगे? लाइक करके, सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करके। मुझे पता है मैं जो तुम्हें कंटेंट देने वाला हूँ ये वाकई में तुम्हारे लिए वर्थ इट होगा, क्योंकि ये सब मेरे लिए भी काम आया था और अब भी आ रहा है। तो देखना क्या कि ये तुम्हारे लिए भी काम आएगा। होपफुली तुम्हारे लिए ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रहा हो, मैंने सारे पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस किया हो। अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। चलो जाते जाते सब्सक्राइब करते जाना। चलो बाय।